हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छी है और आप सीटेट एग्जाम को भी बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएगी। इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है रिवीजन के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, 15 क्वेश्चन आपके जो हैं पैसेज के आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके जो हैं शिक्षण अधिगम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस आपको करके जाना है एग्जाम हॉल में। तो यहां पे हम पैसेज को लास्ट में करेंगे, सबसे पहले अध्यापन वाले प्रश्न कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है या जो है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है या उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता या वह पढ़ने में ज्यादा समय लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए, बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास चलती है, उसके बाद दोपहर में यहाँ पे 2:30 बजे आपकी क्लास चलती है, शाम को 6:45 पे आपकी क्लासेस चलेंगे, 6:45 पे, ठीक है ना। ये क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग नोट कर लीजिए। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि यह जो है समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। उसने कहा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन या संदर्भ की समझ न होना या नियम कंठस्थ न होना या नियमों का अति सामान्यीकरण। बताएंगे सब लोग। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाते हैं। बहुत अच्छे। यहां पे ये पढ़ा है, ठीक है ना, पढ़ा। 107 का जवाब देंगे सब लोग। तो 107 का यहां पे ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, नियमों का अति सामान्यीकरण। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। व्याकरण शिक्षण के जो है संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसमें? बताइए सब लोग। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है चारों में से? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए या भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए या बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं या व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। 108 का जवाब देंगे सब लोग। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है? दूसरा वाला कि भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, शेयर भी कर देना। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि भाषा की जो है पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों या सरल भाषा से युक्त हों या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो क्या हों? बताएंगे सब लोग। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, ठीक है ना। किसके परिवेश से जुड़े हों? बच्चों के परिवेश से जुड़े हैं। यहाँ पे 109 का ऑप्शन चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता जो है बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है या शिक्षा के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है या भाषा शिक्षण में बाधक है या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। बताइए सब लोग। 110 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून।
कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे कक्षा में जो है मौजूद बहुभाषिकता जो होता है वो क्या होता है, वो भाषा शिक्षण में जो है एक संसाधन के रूप में जो है प्रयुक्त हो सकती है। ओके, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है क्या? बताइए सब लोग। 111 का जवाब देंगे सब लोग। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है क्या? मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, या हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, या हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। 111 का जवाब देंगे सब लोग। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है क्या? दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, यही है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। यहाँ पे 111 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग देख सकते हो आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताएं सब लोग। 112 का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रहना, या जो है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, या जो है दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना। 112 का जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें देखिए व्याकरणों के नियमों को रहना, ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सपना जो है अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए जो है अनेक क्रियाकलाप करती हैं। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, या समाचार पत्र का वाचन करना। 113 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए जो है अनेक क्रियाकलाप करती हैं। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो सबसे ज्यादा जो मानते हैं इसमें विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न क्या है यहाँ पे? सुहेल जो है 1 साल पहले असम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए, या सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर पर प्रोत्साहन देना चाहिए, या सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, या सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। 114 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सुहेल 1 साल पहले असम से जो है पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो इसमें हम दूसरे कथन को सही मानेंगे कि सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है क्या? बताइए सब लोग। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है क्या? बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, या बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, या बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, या बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है क्या? तो उसका जो उद्देश्य है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संबंधित कारणों की पहचान करना, तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, सब लोग शेयर भी कर दिया करो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भाषा के जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, या अगली कक्षा में प्रवृत्त करने हेतु साक्ष्य जुटाना, या बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, या मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। 116 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, ये होता है
इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। 116 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, या बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, या समस्याओं की पहचान पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर? बताइए सब लोग। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, तो ये समस्याओं के कारणों को सही पहचानने पर निर्भर करती है। 117 का ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उच्च कक्षाओं में क्या है? साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है, या केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, या भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, या भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो उच्च कक्षाओं में क्या है बताइए। 118 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य है और साधन साहित्य है। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, भाषा अर्जन जो है शिक्षा की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, यह भाषा की कक्षा में ही संभव है, या सहज व स्वाभाविक होता है, या प्रयासपूर्ण होता है? बताइए। भाषा अर्जन शिक्षा की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, या भाषा की कक्षा में ही संभव है, या सहज व स्वाभाविक होता है, या प्रयासपूर्ण होता है? तो भाषा अर्जन जो है सहज व स्वाभाविक होता है। क्या होता है? सहज व स्वाभाविक होता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत करना, या पठन कौशल पर अधिक बल देना, या पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, या समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सरोकार की पहचान करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या? 120 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो 120 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण है पाठों के अर्थ का, शब्दों का जो है अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम पैसेज को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको इसका जो है उत्तर देना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, इस कविता में कौन किसको संबोधित कर रहा है? लेखक नाविक की माँ को, या कोई किसी को नहीं, या लेखक अपनी माँ को, या लेखा के रूप में एक बच्चा माँ का? नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है, माँ वहां कतार में बंधी है, नावें बांस की खूंटियों से उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं, हल जोतने किसान कंधों पर हल रखे नभाते हुए बैल जो है तैर कर जाते हैं, उस पर घास चरने शाम को जब वे लौटते हैं, घर ऊंची ऊंची भास में छिपकर हुक्के हों करते हैं सियार, माँ तो बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। तो इस कविता में कौन किसको संबोधित कर रहा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को संबोधित कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? लेखक जो है नाविक क्यों बनना चाहता है? वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, या वह नाव चलाने संबंधी अपने शौक को पूरा करना चाहता है, या वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, या वह हल चलाना चाहता है? तो जब आप इस पद्यांश को पढ़ेंगे तो लेखक नाविक जो इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सरल है, और ये जो पद्यांश है बहुत रिपीट हुआ है, सीटेट में बहुत बार रिपीट हुआ है और भी एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है ना। नावों की बांसों की खूंटिया से क्यों बांधा गया होगा? कहीं लहरें नाव को बहा कर न ले जाएं, या बांसों की खूंटियां पानी में तैरती रहती हैं, या ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव न ले जाए, या नाविक ऐसा ही करते हैं? इसको तो आप अपना कॉमन सेंस लगा के उत्तर दे सकते हैं। नावों को जो है बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? इसलिए बांधा गया होगा कहीं लहरें जो हैं नाव को बहाकर ना ले जाएं। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मां तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती? बताइए। मां तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती? लेखक मां की इच्छा के अनुसार
कार्य करना चाहता है, मां को बुरा लग गया है, लेखक मां के संवेगों का ध्यान रखता है, या जो है लेखक जानता है कि मां उसे नाविक नहीं बनने देगी। तो 94 का ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेखक मां के संवेगों का ध्यान रखता है। ठीक है, चलिए कविता में पुनरक्त शब्द युग्म आए हैं कौन कौन से? दूर दूर, ऊंची ऊंची, गाय बैल, दूर दूर या ऊंची ऊंची। तो यहाँ पे 95 का जो है आपका जो शब्द युग्म आए हैं दूर दूर और ऊंची ऊंची। ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति, तीकर शब्द को पहले रखा गया है। लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, या लेखक तुक मिला रहा है, या वह क्रिया शब्द है, या कविता में क्रिया शब्द पहले आता है। ये क्रिया होगा, ठीक है ना, क्रिया शब्द। तो 96 का ऑप्शन यहाँ पे दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेखक तुक मिला रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका गद्यांश आ गया है, ये गद्यांश आ गया है, इसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न इसमें पूछ क्या रहा है कि गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? गलत जवाब पर हंसने को मिलता है, या गलत जवाब प्रश्नकर्ताओं को सोचने के लिए जो है प्रेरित करता है, ये गलत जवाब रोचक ही होते हैं, या गलत जवाब में बेतुकी बातें होती हैं। तो गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है, ये जब आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे तब इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप लोग इस वाली लाइन को पढ़ेंगे तो इसमें आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। हालांकि यह भी अपनी जगह सच है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मजेदार स्थिति तब पैदा होती है जब विद्यार्थी एक ऐसा कगलता जवाब दे जिसमें गलती होते हुए भी जो है कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देने की क्षमता हो, यही वह स्थिति होती है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, गलत जवाब रोचक क्यों कहा गया है, क्योंकि गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? तो इसमें जो सीखा गया है, लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, यही इसमें जो है सीखा गया है। ठीक है ना, चलिए मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें आप समझ नहीं पाएंगे अभी। कला संकाय के छात्रों को जो है विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थी, क्योंकि इसका कारण जो था वो था कि विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये वाला गलत है आपका, कि गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है। ठीक है ना, ये आपका गलत है। चलिए, गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है? गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है? बताएंगे सब लोग, ये दोनों ऑप्शन आपका एक ही है, ठीक है ना। तो गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है? तो गलत जवाब का जो कारण नहीं हो सकता है डियर, नियमों में कमियां, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना, गलत जवाब का कारण। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की है, गलत जवाब बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को कुंद कर देते हैं, या जो है गलत जवाब शिक्षकों को अच्छे लगते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गद्यांश में मुख्य रूप से क्या कहा गया है? गलत, यहां पे गद्यांश में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहां पे पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द कौन सा बनेगा? विज्ञान में एक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा यहां पे बन जाएगा शब्द? वैज्ञानिक बन जाएगा। यहां पे ऑप्शन चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप कौन से हैं? परीक्षा हो गया, प्रश्न हो गया, गलती हो गया, शब्द के बहुवचन रूप कौन सा है? परीक्षा का बहुवचन परीक्षाएं, प्रश्न का प्रश्नों, गलती की गलतियां हो जाएंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अपनी खुद की ओर अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम कौन सा है? अपनी खुद की ओर, बिल्कुल सरल प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जहां पे अपने की बात की जाए, आप की बात की जाए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी डाउट्स है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो।
बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करके डीएम कर सकते हो, कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो, कुछ भी मन में आपके डाउट है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। बाकी 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए अपना स्कोर जरूर बताना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विषय, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। थैंक यू सो मच। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये अपना स्कोर जरूर बताना आप लोग। बाय बाय, टेक केयर।